Hello students, this is Deepak Singhal and I welcome you all to the YouTube channel of TET Gyan. This is the class of Indian Polity for CTET. Hello मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंघल है। आप सभी का मैं TET ज्ञान के YouTube चैनल पर अभिनंदन करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग CTET की पॉलिटी के चैप्टर 3 पर डिस्कशन करने वाले हैं। हम जानते हैं अपनी पिछली क्लास में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग CTET के 2 चैप्टर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जहां तक पॉलिटी की बात आती है। तो अब जो हमारा मेजर फोकस है वो ये है कि व्हाट इज गवर्नमेंट, जो कि सीटेट का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जहां तक बात रहती है सीटेट के इस इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार क्या है, तो आपको समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि अगर मैं सरकार की डेफिनेशन आपसे पूछ रहा हूं कि सरकार क्या है, किसको आप सरकार कहते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे इसका। देखिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जिसमें समय और जिसमें जो एक समय के लिए काम करता हो। एक समय मतलब कुछ समय के लिए आपने उसको चुन के भेजा है, कुछ समय तक वो काम करेगा, और उसी के साथ साथ ना तो वो कुछ समय तक काम करेगा, मगर उसमें हर एक काम बहुत ही ब्यूटीफुली डिवाइडेड होगा बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज। सो लेट्स रीड अबाउट व्हाट सीटेट से एज फार एज I would say the government is concerned। कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है सरकार, जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है, उसको आप लोग सरकार कहते हैं। एंड दिस इज द वेरी नाइस वे टू एक्सप्लेन दिस, दैट गवर्नमेंट इज दैट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इज दैट इंस्टीट्यूशन, सरकार एक वो समूह होता है जो कुछ समय के लिए, जैसे कि अगर मैं भारत की बात करता हूं तो सरकार का एक राउंड 5 साल का होता है और 5 साल के बाद उस सरकार के दोबारा से चुनाव किए जाते हैं। तो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो कुछ समय के लिए काम करे और किसी शासन पद्धति द्वारा काम करे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत में डेमोक्रेटिक रूल को फॉलो किया जाता है, लोकतांत्रिक तरीके से राज किया जाता है। मतलब यह है कि भारत पर राज करने वाला वो भारत का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो या भारत का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, वो दोनों ही भारत की जनता द्वारा चुने जाते हैं। और इसलिए भारत ना तो केवल एक लोकतांत्रिक देश भी है, मगर भारत को हम इसीलिए गणतंत्र भी कहते हैं। गणतंत्र एक उस राष्ट्र को कहते हैं जिस राष्ट्र का सर्वोच्च अधिकारी जनता द्वारा चुना गया हो। तो ये सब चीजें आप अपने दिमाग में जरूर सेट कीजिएगा, क्योंकि कभी के बाद लोग लोकतांत्रिक की डेफिनेशन तो समझ जाते हैं, मगर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि गणतंत्र किसे कहते हैं। और अगर मैं गणतंत्रात्मक शासन पद्धति की बात करूं, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति ऐसा कुछ हमारे संविधान में जो लिखा गया है, ये फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने बोरो किया है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि भारत का संविधान, जिसको बनने में 2 साल 11 महीने 17 दिनों का समय लगा, और कभी के बाद 17 दिनों को बहुत सी किताबें 18 भी करती है, मगर टू बी वेरी प्रिसाइज दिस इज 17 डेज। 2 साल 11 महीने 17 दिनों का समय जिस संविधान को लिखने में लगा, उस संविधान में जिस सरकार की मैं आप लोगों को बात करता हूं, वो संविधान जो इतना लंबे समय तक लिखा जाने वाला दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, उस संविधान में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति जैसे और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने दुनिया दराज के बहुत से देशों के संविधान से उठाकर लिखी है, जिसमें से गणतंत्रात्मक शासन पद्धति, द रिपब्लिकन वे ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। वो फ्रांस के संविधान से भारत सरकार ने और भारत के संविधान में लिखा गया है। तो हालांकि ये सब चीजें हम लोगों के डिस्कशन में नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि एक सरकार क्या है। सरकार बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन है। अगर मैं सरकार की जरूरत की बात करूं कि सरकार की जरूरत क्या है, देखिए, प्रत्येक देश को निर्णय लेने के लिए और काम करने के लिए एक सरकार की जरूरत पड़ती है। केवल इसीलिए सरकार की जरूरत पड़ती है कि अगर हमको सरकार, मैं पूछूं कि एक गवर्नमेंट का आपकी लाइफ में क्या रोल है, एक सरकार आपको क्यों चाहिए, तो क्या उत्तर देंगे आप? अरे, एक सरकार मुझे इसलिए तो चाहिए क्योंकि मुझे देश में निर्णय लेने हैं, डिसीजन लेने हैं। किस चीज के? ताकि देश में विकास की दर
बहुत अच्छी हो सके, और ऐसे डिसीजन जहां पर विकास एक मुद्दा बन जाता है, ऐसे डिसीजन में देश की जनता को भी उसमें लेना एक बहुत जरूरी चीज है। अगर मैं देश की जनता को उन सब चीजों में नहीं लूंगा तो ऐसे केस में ये एक समूह बड़ा गलत समूह हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे समूह को जनरली जो इस सब चीजों में काम करता है, ऐसा समूह जनता द्वारा चुना जाना और इसको चुना जाना होना चाहिए, ताकि इस समूह द्वारा, अगर मैं इस ग्रुप की बात करता हूं, इस ग्रुप द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन जनता को उनके खिलाफ ना लगे, क्योंकि ये जानता है, ये समूह जानता है कि आज जो ये शक्ति में, आज जो ये पावर में बैठा है, ये पावर में इसलिए बैठा है क्योंकि देश की जनता ने उनको चुनकर भेजा है। और देखिए, गद्दी पर दोबारा बैठने का जो लालच है वो हमेशा इन सरकारों में होता ही होता है। इसलिए देश की जनता के खिलाफ ऐसे प्रोग्राम से नहीं लाती है जो ये जानती है कि इनके करियर पर लाछन लगा दे। चलते अगले स्लाइड की तरफ। पूछता है कि सरकार के स्तर कितने होते हैं। देखिए, अगर मैं भारत सरकार और भारत की बात करूं, अगर मैं इंडिया की बात करूं, हम जानते हैं कि इंडिया एक संघ है, इंडिया इज अ यूनियन, जो कि पहले ही अनुसूची में ये लिखा गया है, पहले ही स्केड्यूल में इंडिया को यूनियन बताया गया है। 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेशों का यूनियन बताया गया है। इसी के साथ साथ पहले स्केड्यूल में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। और अगर मैं इंडियन यूनियन की बात करूं तो भारत संघ को चलाने वाली होती है भारत की सरकार, और भारत सरकार को कहा जाता है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भारत का संघ बहुत सारे राज्यों और यूटीज में डिवाइडेड है, और वो सरकार जो इन राज्यों पर और इन केंद्र शासित प्रदेशों पर राज करती है उनको राज्य सरकार कहा जाता है। और ये राज्य सरकारें बहुत से स्थानीय सरकारों में डिवाइडेड है, जिसको अंग्रेजी भाषा में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। और अगर मैं लोकल स्थानीय प्रशासन की बात करूं तो 2 चीजें आप बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला तो है नगर पालिकाएं, जिसको आप लोग म्युनिसिपैलिटीज कहते हैं, और दूसरा है पंचायती राज संस्थाएं। तो ऐसे केस में 3 स्तर की सरकारें आप लोगों के सामने हैं। पहला तो है स्थानीय, दूसरा राज्य, तीसरा राष्ट्रीय, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है। देखिए, पूरा राज्य जैसे कि हरियाणा, असम में राज करने वाली सरकार उस राज्य की सरकार होगी, जैसे हरियाणा सरकार, असम सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। लोकल लेवल की बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश सरकार, और उत्तर प्रदेश में आने वाले जितने भी जिले हैं उन जिलों में या तो पंचायत होगी, नहीं तो उन जिलों में नगर पालिकाएं होंगी। अगर वो जिले शहरी है, अगर वो जिले ग्रामीण हैं तो वहां पर पंचायती राज संस्थाएं होंगी, और अगर वो शहरी है तो वहां पे आप लोग नगर पालिकाएं देखेंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं और भारत की एक लौती यूटी का नाम बताइए जहां पर कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है, तो देखिए उसका उत्तर है दिल्ली। और कौन से स्टेट्स हैं जहां पर पंचायती राज संस्थाएं नहीं हैं, उसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख के मेरे को बताएंगे। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। यह बोलता है सरकार के कार्य एवं उनसे जुड़े क्या क्या विषय होते हैं। देखिए, सरकार सबसे पहला कार्य जो करती है वो करती है नियम को बनाना। सरकार निर्णय लेती है, सरकार नियम को लागू करती है। और ये 3 कारण इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं देश की बात करूं तो देश को चलाना विद शांति, पीस, बहुत जरूरी है। इन 3 चीजों पर सरकार का एक पकड़ होना बहुत जरूरी है, और ये वो विषय हैं जिन पर सरकार अपने समय काल पर काम करती है। जितना भी सरकार का समय काल है, जैसे कि अगर मैं भारत में करूं बात, तो भारत में सरकार का समय काल केवल 5 वर्षों का होता है। तो 5 वर्षों में सरकार नियम बनाती है, निर्णय लेती है या उन नियमों को लागू करती है। केवल नियम बनाना ही सरकार का काम नहीं है, नियमों को लागू करना भी सरकार का उतना ही रिस्पॉन्सिबल काम है जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सरकार नियम को बनाती है। चलते हैं। देखिए, सरकार के और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि महंगाई को नियंत्रित करना, जैसे कि बिजली की आपूर्ति करना उन इलाकों में जहां पर आज भी बिजली नहीं पहुंची है, इमारतों को बनवाना
ताकि गरीबों को भी पक्के निवास मिल सके, बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को एक जानकारी होना, हालांकि ऐसे क्वेश्चन सीटेट में नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी अगर आप लोगों को जानकारी है तो आप एक जागरूक नागरिक है, एक अवेयर सिटीजन है, और आपको पता है कि सरकार के काम क्या क्या होते हैं, इसलिए जरूरी है। इमारतें बनवाना, आप बिल्डिंग्स बनवाते हैं, गरीबों के लिए लाभकारी योजनाओं को लागू करना, ये सब काम एक सरकार का काम होता है। तो ये सब जरूरी है अगर आप इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। तो इमारतें बनवाना हो, बिजली की आपूर्ति करना हो, महंगाई का नियंत्रण करना हो, तो ये सब चीजें सरकार बहुत अच्छे से करती है, और इसी के लिए हम लोग सरकार को चुनते हैं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। ये आप लोगों को ये बताएगी कि सरकार का क्या एक जनरली एक और क्या कहते हैं, किसी राष्ट्र में क्या काम होता है सरकार का। तो आइए चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं। देखिए, डाक एवं रेल सेवाओं का संचालन करना भी एक सरकार का काम है। देश की सीमाओं की रक्षा करना तभी कहते हैं देश की अखंडता, इंटेग्रिटी, जिसको अंग्रेजी भाषा में इंटेग्रिटी कहा जाता है, देश की अखंडता को बचाना भी सरकार का काम है। देश की रक्षा करना, रक्षा किस लिए? ताकि देश की अखंडता बचाई जा सके। हाँ, दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्वक संबंधों को मेंटेन करना, यह कितना जरूरी है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होता है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में देश की क्या पोजीशन है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर देश की क्या पोजीशन है, वो बताता है कि आपका देश कितना सॉफ्ट पॉलिटिक्स पर जोर देता है। अगर मैं भारत जैसे देश की बात करूं तो भारत सॉफ्ट पॉलिटिक्स को फॉलो करने वाला बहुत बढ़िया देश है। अगर मैं भारत के आस पड़ोस की बात करूं तो कोई भी पड़ोसी भारत का भारत से नाखुश नहीं है। अगर मैं चाइना, पाकिस्तान ऐसे देश को अकाउंट में ना लूं तो। यस, नेक्स्ट, प्राकृतिक विपदाओं से बचाव सामग्रियों को पहुंचाना, यह भी सरकार का एक काम है। नागरिकों की मौलिक आवश्यकताओं की आपूर्ति करना, यह भी सरकार का एक काम है। यहां तक कि न्याय की व्यवस्थाओं को अच्छी तरीके से चलाना, यह सब चीजें एक सरकार के कामों में आती है। सरकारों का स्तर अगर मैं आप लोगों की बात करूं, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर मैं स्थानीय स्तर की बात करता हूं तो गांव, शहर या मोहल्ला, वहां पे आप लोग पार्षद देखते हैं। पार्षद एक मुख्य कार्यकारी सदस्य होता है उस एरिया का, जो कि वहां पर स्ट्रीट लाइट लगवाता है, गली की मरम्मत करवाता है, गली का निर्माण करवाता है, साफ सफाई, नदी नालों का ध्यान रखता है। ये इंसान पार्षद एक तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को यहां पे जरूर नोट डाउन करनी है। अगर मैं हरियाणा राज्य की सरकार की बात करता हूं, क्योंकि दूसरा स्तर है राज्य सरकार का, जैसे कि हरियाणा राज्य सरकार, देखिए यहां पर जो मुख्य कार्यकारी अफसर होता है उसको कानून व्यवस्था, राजस्थान सरकार का किसानों को मुफ्त बिजली का निर्णय देना। हरियाणा राज्य सरकार में वो इंसान बताइए जो पूरे के पूरे, या कह लीजिए किसी राज्य सरकार में ऐसा कौन सा इंसान होता है जो ये सब काम को सुनिश्चित करे कि उसके राज्य में किसी भी नागरिक को दिक्कत ना आए। वो है राज्य का मुख्यमंत्री, जिसको आप चीफ मिनिस्टर कहते हैं। और राज्य के मुख्यमंत्री से जुड़े वहां के एमएलए और एमएलसी। हालांकि एमएलए एमएलसी क्या है, ये सब चीजें आप लोगों को जाननी इतनी जरूरी नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके से भारत की संसद, जिसको आप लोग पार्लियामेंट कहते हैं, जिस प्रकार भारत की संसद के 2 अंग होते हैं, 2 अंग मतलब एक अंग जिसको मैं बोलता हूं अपर हाउस, ऊपरी सदन जैसे कि राज्यसभा, दूसरा है निचला सदन जिसको आप कहते हैं लोकसभा। उसी तरीके से भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि हर एक राज्य सरकार में जो राज्य विधानमंडल है
उसमें भी 2 सदन हो सकते हैं। ऊपरी सदन को बोला जाता है विधान परिषद, जो कि भारत के केवल 6 राज्यों में उपस्थित है, जिसमें आता है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और पार्षद के सदस्यों को ही कहा जाता है एमएलसी। उसी तरीके से जो निचला सदन होता है उसको कहा जाता है विधानसभा, और विधानसभा के सदस्यों को बोला जाता है एमएलए। जबकि पार्लियामेंट के, भारत की संसद, भले ही आप राज्यसभा की बात कर ले या लोकसभा की, दोनों के ही सदस्यों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी की संज्ञा दी जाती है। तो आइए बात करते हैं राष्ट्रीय सरकार की। राष्ट्रीय सरकार वो सरकार जो पूरे देश की सरकार होती है, इसको मैं केंद्र सरकार भी कहता हूं। 100 रुपए का नया नोट शुरू कराना, रेलगाड़ी सेना इत्यादि, ये सब चीजें और इन सब चीजों का अनुपालन करना राष्ट्रीय सरकार की जिम्मेदारी होती है, ना कि राज्य सरकार की। देखिए, राष्ट्रीय सरकार वो काम करती है जो कोई भी सरकार नहीं कर सकती, दैट इज डिफेंस, करेंसी, मुद्रा से संबंधित कोई भी डिसीजन ऐसे मामलों पर, और यस, फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले, इन सब चीजों पर निर्णय लेने का केवल और केवल जो एकाधिकार है वो राष्ट्रीय सरकार का है, ना कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार। चलते अगली स्लाइड की तरफ। अब पूछता है सरकार एवं कानून क्या है। देखिए, कानून बनाना, लोगों पर उसे लागू करना, कानून मानने हेतु उसको बाध्य करना और कानून तोड़ने पर उचित दंड का प्रावधान देना, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है, ताकि कोई भी नागरिक कानून तोड़ने से पहले 100 बार सोचे। क्योंकि किसी भी देश में अगर कानून व्यवस्था का अनुपालन सही तरीके से नहीं होगा, ऐसे देश में ना तो केवल शांति और अशांति की स्थिति रहेगी, मगर दूसरे नागरिकों के लिए उनके मौलिक अधिकारों की भी हानि हो सकती है। तो इसलिए सरकारों का काम केवल कानून बनाना या उसको लागू करना ही नहीं है, मगर उचित दंड प्रावधानों को भी बनाना है, ताकि अगर कोई नागरिक जानते हुए भी कानून तोड़े तो उसके लिए क्या सजा दी जानी चाहिए, और उसको बहुत ही सावधानी से और यस, समय बाध्य होते हुए लागू करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। यस, चलते हैं अपने अगले। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं लेता हूं, कानून में ही गाड़ी चलाने वालों के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना ही गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाए तो उसे जेल या जुर्माना हो सकता है। इसमें लोग 100 बार सोचेंगे कि क्या मुझे विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि लाइसेंस अगर मेरे पास नहीं हुआ तो दंड प्रावधान, जिसको मैं पनिशमेंट कहता हूं, अगर सरकार उसको बनाती है तो हर देश के नागरिक में एक डर रहेगा, एक दंड प्रावधानों का। तो कानून तोड़ने की कोई जल्दी से गुस्ताखी नहीं करेगा। मगर आजकल की कमेटियां ये कहती हैं कि आप जरूर कानून को बनाइए और कानून को इंप्लीमेंट कीजिए, मगर अगर कानून तोड़ने के बाद किसी को दंड देना है और अगर वो दंड समय बाध्य रूप से नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे केस में और नागरिकों में कानून के प्रति एक सिंसेरिटी नहीं आती है। तो आप जरूर दंड दीजिए, मगर दंड को समय बाध्य होकर दीजिए। ऐसा नहीं है जिस दंड को देने के लिए 6 महीने का मैक्सिमम टाइम पीरियड होना चाहिए, आप उस पर भी 2 साल का समय लगा दें, जो कि भारत में होना एक बहुत ही आम चीज है। और इसलिए भारत में रेप जैसे बहुत ही अशोभनीय अपराध, जिसको असहनीय अपराध भी कहा जाए तो कम है, वो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अपना स्लाइड बोलता है सरकार की प्रकारों के बारे में बताइए। एक सरकार होती है जिसको मैं बोलता हूं लोकतांत्रिक सरकार, एक सरकार होती है जिसको मैं बोलता हूं राजतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार को डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जैसे कि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन। देखिए, ऐसी सरकार में लोग वोट देकर अपना नेता या प्रतिनिधि को चुनते हैं, जैसे कि भारत में। इसके बाद सरकार को अपने निर्णय पर यहां पर सफाई देनी पड़ती है। जैसे कि अगर मैं एक केंद्र सरकार की बात करूं, जिसको मैं सेंट्रल गवर्नमेंट कह दूं, हमको पता है कि केंद्र सरकार को चलाने वाला प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री के नीचे बैठते हैं सभी मंत्रालयों के, मतलब सभी मिनिस्ट्रीज के हेड, जिनको कहा जाता है मंत्रीगण या कह लीजिए कैबिनेट।
तो सरकार जो कुछ भी निर्णय लेती है वो सभी, अगर सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो वो भली प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री क्यों ना हो, लोकसभा के प्रति ये सारे लोग सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा ही क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि लोकसभा में बैठने वाला हर एक सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो कोई इंसान अगर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, खासकर कि एमपी किसका, लोकसभा का, अगर वो कोई प्रश्न देश के प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री से करता है तो दोनों को उत्तर देना अनिवार्य है, क्योंकि वो एमपी का प्रश्न नहीं, देश की जनता का प्रश्न माना जाता है। तो लोकतांत्रिक सरकार में अगर आप प्रश्न का उत्तर देने से मना करते हैं तो ये बिल्कुल असहनीय है, क्योंकि लोगों ने आपको कुर्सी पर बिठाया है, आपकी चॉइस से आप कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। वह जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और अगर मैं जनता की बात करूं तो और भी टेक्निकल वर्ड में आप लोकसभा यहां पे लिख सकते हैं। आप बच्चे पूछ सकते हैं कि सर राज्यसभा क्यों नहीं? देखिए, राज्यसभा के सदस्यों को भी आप एमपी कहते हैं, मगर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्ट होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब ऐसे चुनाव जिन चुनावों में देश की जनता डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है। अप्रत्यक्ष चुनाव उन चुनावों को कहते हैं जिसमें देश की जनता के द्वारा, देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जिनको मैं रिप्रेजेंटेटिव कहता हूं, यही रिप्रेजेंटेटिव मिलकर आगे एमपीओ का चुनाव करे। ये इस प्रकार की प्रक्रिया है। इसलिए राज्यसभा के प्रति आप उत्तरदायी नहीं होते हैं, मगर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति आप उत्तरदायी होते हैं, या कह लीजिए देश की जनता के प्रति आप उत्तरदायी होते हैं। उसी ओर अगर मैं राजतांत्रिक सरकार की बात करूं तो राजतांत्रिक सरकार में जो देश का प्रधान होता है उसको राजा कहा जाता है, जैसे कि आप राजा शब्द से ही जान सकते हैं। अगर मैं लोकतांत्रिक सरकार की बात करूं तो लोकतांत्रिक सरकार में एक चीज आप जरूर समझ रहे होंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के साथ हमेशा एक शब्द जुड़ता है नागरिक, सिटीजन। मगर अगर मैं बात करूं एक राजतांत्रिक सरकार की तो राजतांत्रिक सरकार के साथ एक शब्द जुड़ता है प्रजा, जिसको आप लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। तो यहां से दोनों के बीच में आप लोगों को अंतर जरूर नजर आ रहा होगा कि सिटीजन जो फ्री होते हैं उसी और सब्जेक्ट जो कि फ्री नहीं होते हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो राजा के पास निर्णय लेने का अधिकार, सलाहकार का समूह होता है वो, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है, मगर इसके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय वो बिल्कुल पूरी तरीके से वो स्वतंत्र है राजा उसमें, और राजा को किसी प्रकार का कोई भी एक्सप्लेनेशन देश की प्रजा को देने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, जो बात करता है कि लोकतांत्रिक सरकार। देखिए, लोकतंत्र में लोग अपने नेता को स्वयं चुनते हैं। एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। जैसे कि अगर मैं अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर अब्राहम लिंकन की बात करूं तो अब्राहम लिंकन बोलते हैं डेमोक्रेसी इज फॉर पीपल, इज बाय पीपल एंड इज ऑफ पीपल। कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है और लोगों का है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, जहां पर लोग स्वयं अपने नेता को चुनते हैं। और आज लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि, आज लोकतांत्रिक सरकार का प्रतिनिधि, और मैं कह लेता हूं कि इस प्रकार के सिस्टम को ही आप लोग लोकतंत्र कहते हैं, जिस सिस्टम में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुने। क्योंकि राजतंत्र में आपकी चॉइस नहीं है कि कौन राजा बने, मगर लोकतंत्र में आपकी चॉइस है कि कौन आपके ऊपर राज कर सकता है। और अगर आप नहीं चाहते हैं उस इंसान को तो आप उसको कुर्सी से हटा भी सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी चीज है। देखिए, इसमें लोग सीधे भाग लेकर चुनाव प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यह प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। मगर एक राजतंत्र में राजा को चुनने का कोई भी विधि स्पेसिफाइड नहीं है। राजा एक आनुवंशिक रूप से चुना जाता है कि उसकी फैमिली का ही इंसान राजा बनेगा, आप में से कोई नहीं। तो ये एक लोकतंत्र और राजतंत्र में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया
और भारत। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते अपनी अगली स्लाइड की तरफ। देखिए, कोई भी सरकार तब तक लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती है जब तक वह सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे दे। पहले सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने की अनुमति देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब यह था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं होता था। बिल्कुल सही है। सन 1947 जब भारत आजाद हुआ था, अगर मैं उससे पहले की बात करूं तो उससे पहले की बात अगर आप करें तो वोट देने का अधिकार केवल उन्हीं इंसानों को था, उन्हीं सदस्यों को था जिनके पास कोई प्रॉपर्टी थी, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी थी। इतना ही नहीं, हमारे संविधान के अनुसार जब हम आजाद होते हैं 1947 में, संविधान जब बनता है तो संविधान का एक अनुच्छेद जिसपे कोई वाद विवाद कभी भी नहीं हुआ, वो अनुच्छेद नंबर 325 है। और अनुच्छेद 325 के अंतर्गत यह बहुत साफ साफ लिख दिया गया है कि 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी लोगों को मतदान देने का अधिकार समानता पूर्वक दिया जाता है। इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि भारत में सभी वयस्कों को समानता से मतदान करने का अधिकार है। भले ही आप शिक्षित है, अशिक्षित है, गरीब है या अमीर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पुरुष है या महिला है, तो सभी को वोट देने का समानता से अधिकार मिलता है। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के समय और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन या सरफरेज मूवमेंट भी कहा जाता है, जहां पर सरफरेज का अर्थ है वोट देने का अधिकार। भारत की बात हो रही है ये। चलते अगले प्रश्न की तरफ, स्लाइड की तरफ। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार सन 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में यह अधिकार 1928 में दिया गया। गांधी जी ने सन 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में भी सार्वभौमिक मताधिकार की बात कही है। सार्वभौमिक मताधिकार मतलब यूनिवर्सल एडल्ट हुड सफरेज। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनके सामाजिक आर्थिक स्तर भले कुछ भी हो। तो जब आप मतदान जैसी चीजों को याद रखें तो आप जरूर याद रखें कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 325 इसके बारे में बात करता है। तो ये अपने दिमाग में जरूर आप लोग बिठा के रखेंगे। चलते अगली स्लाइड की तरफ। देखिए, अब आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे कि सीटेट में कुछ प्रश्न जो कि आए हैं, इसी चैप्टर के ऊपर आधारित कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और आशा करता हूं कि आप इसका उत्तर बिल्कुल सही सही लिखेंगे। और यह भी मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि इस टेस्ट के बाद जब ये टेस्ट खत्म हो जाएगा तब भी आप लोग कमेंट सेक्शन पर जो सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, हर एक सवाल का 1 नंबर होगा और कमेंट सेक्शन पर आपके कितने मार्क्स आए टोटल मार्क्स में से ये आप जरूर पोस्ट कीजिएगा। अगर आपके 60% से अबव मार्क्स बैठते हैं तो ऐसे केस में आप बेटा आपका सीटेट 31 जनवरी 2020 का सीटेट निकालना आपके लिए और उसकी जो संभावनाएं हैं आपके लिए वो बहुत ज्यादा हो जाती है। चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ, जिसका उत्तर आपको बताना है। पहला प्रश्न बोलता है, हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक है? पहला शिक्षा, दूसरा धर्म, तीसरा लिंग, चौथा संपत्ति। बात कर रहा है कुछ जो संप्रभु राष्ट्र है। देखिए, जितने भी संप्रभु राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्रों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आप ऐसी चीजों पर रोक लगा सकते हैं वो धर्म होती है। तो ये चीजें आप जरूर याद रखेंगे। तो ऐसे में पहले प्रश्न का सही उत्तर धर्म है। यह प्रश्न जून 2011 में आप लोगों से पूछा गया था। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
पूछता है सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसके द्वारा रखा गया था? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सर ये विचार जो रखने वाले इंसान थे वो भारत के पिता महात्मा गांधी थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न ये रहा। पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक राज्य सरकार का कार्य होता है? पहला, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्वक संबंधों को बनाना। आपको कहा था कि जितने भी फॉरेन रिलेशन है, फॉरेन रिलेशन काम कौन करता है? केंद्र सरकार। ये राज्य सरकार की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, यह राज्य सरकार के हाथों में होता है बेटा। इससे पहले हम सेकंड पर टिक करें और प्रश्न भी देखते हैं और स्टेटमेंट भी देखते हैं। नई दिल्ली और वास्को डिगामा के बीच नई गाड़ी चलाना, ये भी देखिए राज्य सरकार की बात हो रही है, तो एक राज्य सरकार केवल अपने राज्य के बाउंड्री सीमा के भीतर ही अपनी सीमित होती है। उसका जो अधिकार होता है वो राज्य की सीमा के बाहर नहीं होता है। और चौथा, 1000 रुपए के नोट का नया डिजाइन लागू करना। देखिए फॉरेन अफेयर, विदेशी मामले, करेंसी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई थी, मुद्रा, और इसके बाद डिफेंस, रक्षा, इन सभी से जुड़े चीजों पर केवल राष्ट्र सरकार ही निर्णय लेती है। तो ऐसे में तीसरे का दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। चलते अपने चौथे प्रश्न की तरफ। पूछता है भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की सरकार होती है? पहला है साम्यवादी सरकार। साम्यवादी सरकार हम लोगों की सरकार नहीं है। पूंजीवादी सरकार बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि हम पूरी तरीके से पूंजीवादी है या नहीं। हाँ, हम मानते हैं हम पूंजीवादी है, बट पूरी तरीके से नहीं, ये नहीं हो सकता है। तीसरा, अध्यक्षात्मक सरकार। देखिए अध्यक्षात्मक सरकार की अगर मैं बात करूं तो भी ये मानना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अध्यक्षात्मक सरकार के नमूने नहीं हैं। मगर हमारी सरकारें, वो भले राज्य है, राष्ट्रीय है या लोकल है, वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर चौथा है। चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। आशा करता हूं इनके उत्तर देने में आप लोगों को कतई डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पांचवा प्रश्न पूछता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? पहला, लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। बिल्कुल सही बोल रहा है। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं भी प्राप्त होती है। बिल्कुल ठीक है। लोकतंत्र में एक शासक के पास, एक शासक कौन है? शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। नहीं बेटा, संपूर्ण ताकत नहीं है आपके पास। लोकतंत्र में लोग के लिए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं आप, बिल्कुल, क्योंकि वो सरकार आपने चुनी है। वो इंसान जो आप पर राज कर रहा है वो आपके द्वारा ही बिठाया गया है, इसलिए आप उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऐसे में फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर भी थर्ड होगा। चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर यह रहा। छठा प्रश्न पूछता है तानाशाही के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत है। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है जहां पर गलत या सही लिखा है। पहला, वो बोलता है कि तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता कतई नहीं होती है। बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा, तानाशाह में तानाशाही द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। क्या आप सोचते हैं कि आप नॉर्थ कोरिया में रहकर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के खिलाफ आवाज भी उठा सकते हैं? नहीं, कतई नहीं। तो यह गलत है। तीसरा, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, सही है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में ही निहित होती है। बिल्कुल सही। ऐसे में जो गलत ऑप्शन जो ये पूछ रहा था वो ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। पूछता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के बारे में, प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, नियम और उपनियम सीधा जनता द्वारा बनाए जाते हैं। नियम और उपनियम सीधा जनता द्वारा बनाए जाते हैं? नहीं। अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करता हूं तो सीधा जनता द्वारा कुछ नहीं किया जाता, केवल अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अलावा। दूसरा, निर्णय चुने सदस्य द्वारा अधिकृत
और पर्यवेक्षित होते हैं। यहां पे बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वो है जहां पर लोगों द्वारा चुने गए लोग ही आगे निर्णय लेते हैं। तो ऐसे में सातवें का सेकंड स्टेटमेंट मुझे ठीक लगती है, बट फिर भी किसी उत्तर तक पहुंचने से पहले बाकी की दो स्टेटमेंट भी जान लेना आप लोगों के लिए जरूरी है। तीसरा बोलता है एक अभिजात्य वर्ग को समूह द्वारा नियम बनाए जाते हैं। नहीं, निर्णय वंशानुगत शासक तो भाई डेमोक्रेसी में होता ही नहीं है, तो यहां पर इसको गलत कर दीजिए। ऐसे में सही उत्तर 7th का सेकंड है। चलते 8वें प्रश्न की तरफ। सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का। पूछता है लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपना प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। बात सही है, और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। दूसरा, सरकार नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती है। मुझे तो लगता है कि दोनों ही कथन सही है। ऐसे केस में 8वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न के बाद, जिसके बाद आप अपने अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखेंगे और हमें बताएंगे कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। आपकी स्क्रीन पर यह रहा। आखिरी प्रश्न पूछता है नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। पहला, श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। आपको लगता है श्रम वर्ग के लिए? नहीं, मतलब लेबर क्लास के लिए आप मताधिकार मांग रहे हैं। नहीं, अगर मैं नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की बात करता हूं तो वो महिलाओं के लिए, नारियों के लिए मताधिकार की मांग करेगा ऑब्वियसली। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। इसी के साथ आज की ये क्लास मेरे साथ केवल इतनी ही, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है इस क्लास में जो हम लोगों को ढंग से समझ में नहीं आया, तो आप जरूर उसको कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाली क्लासों में हम लोग आपकी सभी क्वेरीज को लें और उसकी अच्छे से आप लोगों की उसमें मदद की जाए कि क्या चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को अपनी वीडियो में सुधारनी चाहिए, या कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पर हमको और भी काम करना चाहिए। ये केवल आपकी राय से ही संभव हो सकता है। फिलहाल मेरे साथ आज की क्लास में केवल इतना ही, जिसमें आप लोगों ने सरकार के बारे में पढ़ा। केवल इस क्लास में आर्टिकल्स पर आप लोगों को खास ध्यान देना है। देखिए, संवैधानिक सभा के बारे में हम सभी जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज दैट असेंबली विच मीन्स पास्ड ईच एंड एवरी आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संवैधानिक सभा के जितने भी मेंबर्स थे उनके सभी के सामने संविधान को पास करने से पहले हर एक अनुच्छेद पर थॉरोली डिस्कशन हुआ और उसको फिर पास किया गया। मगर अगर मैं बात करता हूं संवैधानिक सभा की, तो एक आर्टिकल ऐसा था जिस पर कोई डिस्कशन आप लोगों ने नहीं किया, क्योंकि सबकी सहमति थी उस पर, और वो था वयस्क मताधिकार, आर्टिकल नंबर 325। तो ऐसी चीजों को आप अपनी कॉपीज पे जरूर नोट कीजिएगा। ये कुछ रोचक वो है पॉइंट है जो आप लोगों को याद करने में और औरों को बताने में भी इंटरेस्ट आएगा। फिलहाल आज की क्लास में मेरे साथ इतना ही। मैं दीपक सिंघल आप सभी से विदा लेता हूं। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड टेक केयर।